इस देश के नागरिकों को क्या चाहिए, इस देश की जनता को क्या चाहिए, इस देश के मेहनतकश लोगों को क्या चाहिए, इस देश की बहुजन वंचित समुदाय को क्या चाहिए, इसका निर्णय करने का अधिकार भारत के पास होना चाहिए। वो भारत की संप्रभुता है। जरा सोचिए दोस्तों, आज जिस समय हमारे समय रह रहे हैं, कैसे उद्देशिका में लिखी हुई बातों का भी मोदी सरकार हो या इसके पहले की कांग्रेस की यूपीए की सरकार हो, जो भी सरकारें आई है, कैसे उद्देशिका के खिलाफ लगातार काम करती आई है। आप लोग सारणी में है, यहाँ कोल माइंस है, यहाँ हजारों की संख्या में कोयला मजदूर है जो इस हमारे बहुजन वंचित समाज से आते हैं। आप देख रहे होंगे कोल माइंसें बंद हो रही हैं, उनका ठेकेदारीकरण हो रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है। ये निजीकरण जो हो रहा है, इस निजीकरण से इस देश की हर जनता, इस देश का हर नागरिक बहुत साफ समझता है कि निजीकरण बेरोजगारी बढ़ाएगा, निजीकरण से तमाम सार्वजनिक संस्थान, तमाम सरकारी क्षेत्र जो है खत्म होंगे, आरक्षण की व्यवस्था खत्म होगी। एक तरीके से जो अधिकार हमको संविधान में मिला था वो धीरे धीरे एक तरीके से निष्प्रभावी हो जाएगा। क्या हम जानते हैं ये निजीकरण की नीति इस देश में, क्या इस देश का नेतृत्व करने वाले नेता नहीं समझते? क्या वो नेता जिन्हें हम लोग बामन बनियों की पार्टी बोलते हैं, उन पार्टियों के लोगों को ये नहीं मालूम है? उनको भी मालूम है, लेकिन ये निजीकरण की नीति जो है एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पूरे भारत में लागू है। आप जानते होंगे, विश्व बैंक का नाम सुना होगा आपने, विश्व व्यापार संगठन का नाम सुना होगा आपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नाम सुना होगा। ये बहुत सारी वैश्विक संस्थाएं हैं जो पूरे दुनिया में भारत जैसे जो विकासशील पूरी दुनिया के अलावा भारत जैसे देशों पर निजीकरण, भूमंडलीकरण की नीतियों को थोप रही है, जिसकी वजह से हमारी सरकारें तमाम सार्वजनिक संस्थानों को औने पौने दाम पर बेच रही हैं। किन्हें? कॉर्पोरेट घरानों को, अडानी अंबानी को। इससे भयावह स्तर पर बेरोजगारी बढ़ रही है। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो हम कह रहे हैं कि हम संपूर्ण संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, आज भारत की संप्रभुता को कॉर्पोरेट घरानों के पास गिरवी रख दिया गया है, पूंजीपतियों के पास गिरवी रख दिया गया है, अडानी अंबानी के पास गिरवी रख दिया गया है। और निजीकरण के माध्यम से इस देश की जो बहुजन वंचित समुदाय को, लोगों को जो आरक्षण का अधिकार मिला था, उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। तो ये आज उद्देशिका के खिलाफ सरकार काम कर रही है। दूसरा, जब हम समाजवादी, पंथ निरपेक्ष का मतलब आप जानते हैं, धर्मनिरपेक्ष। आज इस देश का मुसलमान, इस देश का अन्य अल्पसंख्यक, चाहे वो ईसाई हो या चाहे वो बुद्धिस्ट हो, क्या सुरक्षित महसूस कर रहा है? क्या उसको महसूस हो रहा है कि वो इस देश में आज के समय में सुरक्षित है? दिल से पूछिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों से बात करके देखिएगा। आज इस देश का अल्पसंख्यक, विशेषकर मुसलमान, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। क्यों महसूस नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ कुछ ब्राह्मणवादी, मनुवादी ताकतें इस भारतीय संविधान को, जिसे बाबा साहब ने हमें सौंपा था, उसे बदलकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। वो हिंदू राष्ट्र जहां पर केवल मुट्ठी भर जो 15% लोग हैं जिनका राज कायम होगा। यह संविधान हमें देता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा। जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए इस देश की ताकतें लगी हुई है, इस देश की सत्ता और सरकार लगी हुई है, वो कहती है कि ये देश चलेगा मनुस्मृति से। जो मनुस्मृति इस देश के बहुजन नागरिकों को, बहुजन आबादी को इंसान होने का दर्जा नहीं देती है। हम जब संविधान दिवस मना रहे हैं तो हमें समझना भी चाहिए कि संविधान में खतरा क्या है और वो ताकतें कौन है, इसे आप खुद अंदाजा लगाइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी को आप सब जानते होंगे। जब ये पहले देश के प्रधानमंत्री बने, मतलब इस देश में सबसे पहले जो भाजपा की सरकार आई, उस समय तो उसी समय में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था। ध्यान से सुनिएगा ये बात, संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था।
क्या कमी थी संविधान में जो समीक्षा करने की जरूरत पड़ गई? क्या सोच था उसका? संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया तब उस समय में भी इस देश के बहुजन आंदोलनकारियों ने, बाबा साहब के लोगों ने, बिरसा मुंडा के लोगों ने, इस देश के मजदूरों, मेहनत कशों ने संघर्ष छेड़ा, आंदोलन छेड़ा और वो संविधान समीक्षा आयोग को कुछ दिनों बाद में बंद करना पड़ा। बताना चाह रहा हूं कि संविधान को खतरा किससे है। जब आज संविधान दिवस हम मना रहे हैं तो हमें समझना चाहिए। इसके बाद 2017 में आप जानते हैं कि जो भाजपा है, 2014 में मोदी सरकार आई, भाजपा के पीछे जो काम करने वाला विचार है, जो दृष्टिकोण है, वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 1925 से संघर्ष कर रहा है। एक समय था कि इस तरीके के विचारों को मानने वाले लोगों को हम लोग बहुत घृणा की दृष्टि से देखते थे, लेकिन आज एक समय है इस तरीके के विचार को मानने वाले लोग, जो ब्राह्मणवादी मनुस्मृति के आधार पर इस देश को चलाने वाले लोग, आज सत्ता में है, सरकार में है और इस देश पर राज कर रहे हैं। 2014 में जब सरकार आई तो जो आरएसएस है, जो इसके पीछे आरएसएस के बहुत सारे अनुसांगिक संगठन है, हम सब जानते हैं, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद, बाकी तमाम संगठन है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 2017 में एक हैदराबाद में सभा आयोजित हुई, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो भारतीय संविधान है वो हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ के जैसा नहीं है। जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य थे, जो हमारी नैतिकता थी, उसके आधार पर भारतीय संविधान नहीं बना हुआ है। इसे बदलकर हमें भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप बनाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये 5 जन ने जो आरएसएस का मुखपत्र है, जो ऑर्गेनाइजर के नाम से अंग्रेजी में छपता है, उसमें भी इन्होंने बहुत बात किया है। ये कहते हैं कि यह संविधान विदेश से आयातित है, यह पश्चिमी संविधान है, इस देश की सांस्कृतिक मूल्यों को इसमें समाहित नहीं किया गया है, इस देश की नैतिकता को इसमें समाहित नहीं किया गया है। ये तमाम हिंदूवादी ताकतें बोलती हैं और हम क्या कहते हैं, ये बाबा साहब का संविधान है, ये इस देश की बहुजन वंचित जनता का संविधान है। जब ये बात कह रहे हैं कि इसमें सांस्कृतिक मूल्य नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो जो सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य है, वो बेसिकली मनुस्मृति के मूल्य है। जो मनुस्मृति में जो मूल्य और जो नैतिकता बताई गई थी, उसमें क्या नैतिकता थी? उसमें औरतों को पैर की जूती कहा गया था मनुस्मृति में। उसमें देश के जो बहुजन लोग हैं, जो दलित, आदिवासी, पिछड़े हैं, उनको नागरिक होने का दर्जा हासिल नहीं था। उनके लिए जो संहिता बनी थी, मनु संहिता, उसमें अपराधों के लिए अलग अलग जाति को अलग अलग सजा देने का प्रावधान था।